बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नई बात के साथ मैं हूं फवाद अहमद। नाज़रीन, पाकिस्तान में महसूलात का टैक्स का हदफ हर साल पूरा नहीं हो पाता। हर साल नारा तो लगता है कि नए टैक्स दहंदगान को रजिस्टर किया जाएगा, हर साल आवाज तो आती है कि पुराने टैक्स दहंदगान के गिर्द शिकंजा सख्त किया जाएगा, उनसे मजीद टैक्स वसूल किया जाएगा, उनसे स्लैब के मुताबिक टैक्स वसूल किया जाएगा। लेकिन क्या बात है कि रियासत के अंदर जो रियासत है उस हवाले से कोई बात नहीं करता। एक बहुत बड़ी पैरेलल इकोनॉमी रियासत के अंदर चलती है कि जिसमें सिगरेट से के इलेक्ट्रॉनिक आइटम तक और तेल तक हर चीज जो है वो रियासत के अंदर दस्तयाब है, पाकिस्तान के अंदर दस्तयाब है, मार्केट में खुलेआम मिलती है, गैर मयारी मिलती है, किसी उसे क्वालिटी कंट्रोल के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती, उसे किसी टैक्स देने की जरूरत नहीं होती, मार्केट में मिलती है, लोग खरीदते हैं, इस्तेमाल करते हैं, बीमार होते हैं, नुकसान उठाते हैं, जाने जाती हैं। लेकिन ये रियासत के अंदर रियासत जो है वो खत्म नहीं हो पाती। सिर्फ सिगरेट की बात करें तो सिगरेट में ऑक्सफोर्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में अगर कहीं पर गैर कानूनी सिगरेट सबसे ज्यादा फरोख्त होते हैं तो उस मुल्क का नाम पाकिस्तान है, जहां 33% सिगरेट चोरी के स्मगल शुदा उस जगह से आए हुए होते हैं कि जिन्होंने टैक्स पे नहीं किया होता और पाकिस्तान की मार्केट में फरोख्त हो रहे होते हैं। ये सारा काम हो रहा है, इसको कौन रोकेगा, कैसे रोकेगा, कानून इस हवाले से क्या कहता है, आज के प्रोग्राम में इसी का जायजा लेंगे। हमारे साथ तजियाकार उमर कुरैशी साहब मौजूद हैं। इस हवाले से उनकी बड़ी एक रिसर्च है कि पाकिस्तान में कौन कौन सी चीजें किस किस तरीके से गैर कानूनी तौर पर लोगों के हाथ में पहुंचती हैं। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद होंगे एडवोकेट हसन साबिर साहब, कॉर्पोरेट के बड़े वकील हैं और इनकी एक बड़ी रिसर्च है कि पाकिस्तान में किस तरीके से ये सारा काम जो हो रहा है उनको कानून के सहारे से किस तरह से रिलीफ मिलता है, उसका रास्ता कैसे बंद किया जाएगा। हसन साबिर साहब से आज ये पूछेंगे। साथ साथ हमारे नुमाइंदा खसूसी कॉमर्स के हवाले से उनकी एक बड़ी रिसर्च भी है, इसके हवाले से ब्लॉग भी लिख चुके हैं। डॉन की वेब पर तमाम लोगों ने उनका ब्लॉग पढ़ा कि पाकिस्तान में अगर सिर्फ सिगरेट की बात की जाए तो उसकी खरीदो फरोख्त का उन्होंने पूरा मैकेनिज्म जो समझाने की कोशिश की थी। आज कोशिश करेंगे प्रोग्राम के अंदर उनसे ये भी समझे। राजा कामरान साहब, प्रोग्राम शुरू करते हैं। उमर कुरैशी साहब, आपकी तरफ आते हैं। सबसे पहले शुरू ही सिगरेट से करेंगे क्योंकि इसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा है, इसकी इकोनॉमी के अंदर इसका स्पेस बहुत ज्यादा है। अगर सिर्फ सिगरेट की बात करें तो मैंने थोड़ी देर पहले हवाला दिया कि ऑक्सफोर्ड की इकोनॉमी रिपोर्ट के मुताबिक 33% दुनिया में सबसे ज्यादा, यानी कि 100 रुपए का अगर सिगरेट बिकता है तो 33 रुपए का गैर कानूनी होता है। ये सारी गैर कानूनी फरोख्त जो हो रही है, ये पैरेलल इकोनॉमी जो चल रही है, आपको नहीं लगता कि एक ऐसा माफिया है कि जिसको काबू करने में हुकूमत नाकाम है? जी बिल्कुल, मतलब सही कहा आपने कि तकरीबन 44 अरब रुपए कम अज कम साल के टैक्सेस के ये अवॉइड होते हैं थ्रू सिगरेट, जो आपके इलीगल सिगरेट्स बिकते हैं पाकिस्तान में। और आपको तो पता है कि अभी इकोनॉमी का अच्छा इतना हाल नहीं है कोविड की वजह से ख़ास तौर पे, तो अभी तो बहुत ज़रूरत है पाकिस्तान की मईशत को कि टैक्स की मद पूरी, मतलब टारगेट्स जो भी होते हैं वो मीट किए जाएं। और ना सिर्फ सिगरेट, और भी बहुत सारे सेक्टर हैं जहाँ पे स्मगलिंग होती है, 2 नंबर प्रोडक्ट बिकती है, काउंटरफिट प्रोडक्ट बिकती है जिस पर टैक्स नहीं अदा किया जाता। और जाहिर बात है गवर्नमेंट का काफ़ी हद तक फेलियर ही कहेंगे, और FBI का ख़ास तौर पे कि वो इस तरह के टैक्सेस कलेक्ट नहीं करती, और इस तरह के माफियाज अभी भी मुल्क में पाए जाते हैं। अच्छा उमर साहब, साल के तौर पर एक ब्रांड का सिगरेट है, ये उसकी कॉपी बिक रही है मार्केट के अंदर 2 नंबर डब्बे के साथ, या ये अलग अपने ब्रांड के नाम से बिक रहा है, या इसका कोई ब्रांड का नेम नहीं है? जी हाँ, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। दोनों चीजें होती हैं, एक तो कॉपी बिक्री होती है और दूसरा है कि अलग अलग ब्रांड बिकता है, लोकल ब्रांड जो होता है उस पर, लेकिन टैक्स नहीं पे होता। मेन प्रॉब्लम मतलब ये भी है कि लोकल ब्रांड, जैसे कि आप फर्ज करें आपका एक टीवी चैनल नियो है और एक और कोई टीवी चैनल आ जाए जो लेकिन पैमरा के रूल्स के वायलेट करे और वो टैक्स नहीं दे, लाइसेंस फीस नहीं दे, तो वो इलीगल होगा ना। तो उसी तरह का एग्जांपल आप समझे कि ये जो लोकल सिगरेट्स जो हैं जो लेकिन टैक्स नहीं पे करते, डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी में नहीं है, और इसीलिए उनकी कीमत फिर सस्ती होती है। और दूसरी बात ये कि जब टैक्स आप बढ़ाते हैं, अगर मैं ये नहीं कह रहा कि आप टैक्स मत बढ़ाएं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप टैक्स बढ़ाते हैं तो जो कंपनियां ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, जो टैक्स पे करती हैं, वो उन पे तो बढ़ गया टैक्स, लेकिन जो इलीगल हैं, जो अनडॉक्यूमेंटेड हैं, जो टैक्स नेट में है ही नहीं, उन पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और इफेक्ट ये होता है कि बल्कि क्योंकि जो लोग खरीदते हैं सिगरेट ना, मतलब जो मिडिल क्लास जो तबका जो खरीदता है, वो इनकी मेन मार्केट होगी, वो फिर ये अनडॉक्यूमेंटेड इलीगल सिगरेट्स उनके लिए ज़्यादा सस्ते हो जाते हैं क्योंकि उन पर टैक्स नहीं होता, तो वो उनकी सेल्स एक्चुअली ज़्यादा बढ़ती है और आपका टैक्स कलेक्शन एक्चुअली कम हो जाता है। और इसकी स्टडीज़ हैं, एक्चुअली गवर्नमेंट की स्टडीज़ अपनी हैं जो कहती हैं कि अगर आप टैक्स आपने बढ़ाया तो टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन थोड़ा आपका कम हो गया।
बिल्कुल ठीक है। अच्छा उमर कुरैशी साहब, हसन साबिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कॉर्पोरेट लॉयर हैं। हसन साबिर साहब, ये सारी की सारी जो पैरेलल इकोनॉमी आप के सामने ही है चल रही है, सिर्फ सिगरेट का मामला नहीं है, बाकी चीजों में भी है। अभी अगर हम सिगरेट तक ही स्टिक रहे, उसकी ही बात करें तो मैंने आपको बताया कि कितनी बड़ी फिगर है कि 33%, मतलब ये आप समझ लें कि पासिंग मार्क्स होते थे एक जमाने के अंदर, 33% में पास हो रही है वो पूरी इकोनॉमी यहाँ से, पाकिस्तान के अंदर से। कानूनी तौर पर आप क्या समझते हैं कि इसकी क्या गुंजाइश मौजूद है, इसके हवाले से कानून क्या कहता है? देखिए फहद भाई, आपने तो बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम रखा है आज का। और देखें हम इकॉनमी कहाँ हमारी पाकिस्तान की इकॉनमी ले गई है, ये जो हमारे इदारे हैं, ये सिर्फ सिगरेट नहीं है। अभी जैसे उमर साहब ने भी कहा, फवाद भाई आपने भी कहा है कि एक सिगरेट नहीं, लेकिन आपने एक सिगरेट को जो है वो एक सिंबॉलिकली अच्छा। अब सूरत हाल ये है कि देखें कोई किसी भी स्मगलिंग को रोकने के लिए दो इदारे पाकिस्तान में सामने हैं, एक है कस्टम्स अथॉरिटीज और एक है कोस्ट गार्ड। अगर समंदर के रास्ते से कोई चीज स्मगल होके आती है तो कोस्ट गार्ड का इदारा जो है उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको मतलब उस इदारे को बनाया ही इसीलिए गया है कि वो समंदर के रास्ते से की जाने वाली स्मगलिंग की रोकथाम कर सकते हैं। और कस्टम्स हुक्काम है, अगर वो किसी भी तरह से सी के जरिए, शिपमेंट के जरिए या एयरपोर्ट के थ्रू अगर लैंड कर जाती है कोई चीज और वो बैन आर्टिकल्स है या ड्यूटी नहीं भरी गई, तो ये कस्टम अथॉरिटीज का काम है। अच्छा, सिर्फ यही स्टेक नहीं हो जाता, अगर वो कंसाइनमेंट क्लियर भी हो जाता है और कस्टम अथॉरिटीज को किसी भी लम्हे पर ये बात पता चल जाती है कि कोई इलीगल मीन से, मिस डिक्लेरेशन से या किसी ड्यूटी की चोरी के बाद निकाला गया कंसाइनमेंट है, तो उसके ऊपर रेड करने का इख्तियार है। जैसे अभी आप पिछले दिनों देख रहे थे कि मोबाइल फोन्स और दूसरे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के ऊपर कस्टम ने इवन शटर तोड़ के और दीवारें तोड़ के गोडाउन्स पर रेड किया और जाके वो चीजें कॉन्फिस्केट कर ली। तो सिगरेट जैसा आइटम जिसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एक बड़ा इश्तिहार भी लगाती है कि वो गैंग्रेन या और दूसरे अमराज का मुजिब बन सकता है, मुजरे सेहत है और लंग्स को खराब करता है, बहुत सारी चीजें उससे रिलेटेड हैं दुनिया भर के अंदर, इंजीरियस टू हेल्थ है। लेकिन उसके बावजूद अगर हम उसी को अपनी रेवेन्यू का इंजन समझते हैं तो फिर भाई उस रेवेन्यू इंजन को चलाने के लिए जरूरी है कि तमाम इकदाम किए जाने चाहिए। कानून देखें, पाकिस्तान में हर कानून मौजूद है और कानून बड़ा सख्त है। हर आपके सिवाय सांस लेने के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, बाकी सब चीजों पर कानून मौजूद है, लेकिन उसका इंप्लीमेंटेशन किसने करना है? इदारों ने करना है उसकी। अच्छा हसन साहब, एक तो मौजूद है फैक्ट्री पाकिस्तान के अंदर, चले एक तो चीज हो गई स्मगल होकर आया, कस्टम का काम था कि उसको रोका जाए। एक फैक्ट्री ही पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, वो 2 नंबर सामान बना रही है। ये भी हो सकता है कि बॉक्स किसी और का हो, अंदर सामान जो है वो किसी और का हो, यानी कि लोकल बना हुआ हो। और एक तरीका यह है कि उसने अपना ही ब्रांड बना लिया हो। मिसाल के तौर पर ये मैं फोन खरीदूं आईफोन से और इसके बाद ब्रांड इसके ऊपर मेरा नाम लिखा हुआ हो, तो मैंने अपना ब्रांड बना लिया है। तो मतलब दोनों सूरतों में क्राइम तो हो रहा है, क्योंकि अपना भी ब्रांड अगर मैंने लॉन्च कर दिया है तो वो गवर्नमेंट की तमाम रेगुलेशन से हट के ही लॉन्च हुआ हुआ है। इन दोनों सूरतों में कानून क्या कहता है, किसका काम है इनके खिलाफ कार्रवाई? इसकी जिम्मेदारी जो है वो फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA के पास है कि देखें कभी भी कोई ब्रांड पाकिस्तान में, दुनिया भर का ब्रांड, उसको रजिस्टर होना पड़ता है पाकिस्तान में। उसके जो वो कॉपीराइट है, उसका ट्रेडमार्क है, वो रजिस्टर होता है यहाँ कॉर्पोरेट रजिस्ट्रार के पास। उसके बाद अगर यहाँ उसकी कोई कॉपी, इवन पाकिस्तानी ब्रांड या इंटरनेशनल ब्रांड, कोई भी ब्रांड अगर मौजूद है और उसकी कोई कॉपी यहाँ पर जो है फरोख्त हो रही है, इवन बुक्स के ऊपर भी ये कानून है। किसी ये जो हम सॉफ्ट ड्रिंक्स है, हमारे पास ड्रिंकिंग वाटर्स है, इनके ऊपर भी जहां प्रोटेक्शन है वो कॉपीराइट एक्ट के तहत है। और उस कॉपीराइट एक्ट के तहत FIA को जो रिस्ट्रिक्शन दी गई, उसकी कोर्ट्स भी अलग बनाई गई है कि जहां FIA की ये प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जहां कहीं उसको नजर आए कि ये एक जाली प्रोडक्ट किसी ब्रांड के नाम से फरोख्त हो रहा है, इवन इलाका पुलिस का भी काम हो सकता है ये। लेकिन क्योंकि शेड्यूल ऑफेंस है, FIA को ये उसके तमाम सर्कल्स को ये जिम्मेदारी दी गई, फेडरेशन की जिम्मेदारी आ जाती है कि वो इन तमाम चीजों की रोकथाम, एक तो मुजरे सेहत सिगरेट सबसे पहले, फिर उसके बाद उसमें भी 2 नंबर या 10 नंबर अगर चल रही है तो वो तो शायद अगर कोई जेन्युइन सिगरेट अगर 10 साल में किसी के लंग्स को खत्म करती है तो 2 नंबर सिगरेट शायद 2 साल में खत्म, वो साइज ही नहीं होगा, 2 साल में खत्म कर। उसका टबैको भी 2 नंबर होगा, उसका पेपर भी खराब होगा, उसका फिल्टर भी काम नहीं करता होगा। तो डेफिनेटली ये पूछने वाला कोई नहीं है ना, पूछने वाला नहीं है तो फिर मैं जो मर्जी दूं, तो ये तो बहुत सारे कानून इसके ऊपर आते होंगे बहुत ज्यादा। देखिए, मैंने कहा कि पाकिस्तान वो दुनिया के चंद ममालिक में से जिसकी गिरफ्त हर चीज के ऊपर मौजूद, हर जुर्म के ऊपर
और उसकी गिरफ्त है। हर जुर्म के लिए कानून साजी की गई है, लेकिन उसका इंप्लीमेंटेशन देखें गवर्नमेंट की जिम्मेदारी और उसके इदारों की जिम्मेदारी है। गवर्नमेंट ही अगर विलिंगली काम नहीं करती, अभी मेरे भाई ने, उमर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है कि इसके अंदर वो माफियाज, वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो किसी ना किसी तरह से गवर्नमेंट का पार्ट होते हैं या उनके सपोर्टर्स होते हैं या उनके उसके अंदर किसी तरह से शामिल हाल होते हैं, तो वो बच जाते हैं ना, जैसे और दूसरे स्कैम्स के अंदर बच जाते हैं। इन स्कैम्स के भी वो पीछे अगर उनको देखा जाएगा तो वही होंगे और वो बच जाएंगे, क्योंकि जिन्होंने देखें इसकी एक जिम्मेदारी मैं ये समझता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ जो इलेक्शन और गवर्नमेंट को बनाने के मराइल है ना, वो अरबों रुपए की लिमिट को क्रॉस कर चुका है। मैं आपके पास आता हूं कि ये खास तौर पे आपने बड़ा अच्छा पूरे पैरेलल इकोनॉमी जो है, जाहिर है उसका हिसाब नहीं है, उसके ऊपर मैं आप लोगों से पूछूंगा कि जिस काम का हिसाब ना उसका क्या होना है। राजा कमरान साहब की तरफ आते हैं। राजा साहब, आपने अमली तौर पर मुख्तलिफ दुकानों पर, मुख्तलिफ जगहों पर आपने ये काम होते हुए देखा, आपने अपने ब्लॉग में भी तस्करा किया जिसका मैंने हवाला शुरू में भी दिया। ये मैकेनिज्म है क्या? ये पूरा सिस्टम चलता किस तरीके से है, हो क्या रहा है? देखिए फवाद साहब, ये असल में केपी का इलाका है जहाँ पे पाकिस्तान में तंबाकू की सबसे ज्यादा काश्त होती है। पहले वहाँ पे पोस्ट की काश्त होती थी जिससे हेरोइन बनती थी, तो अल्टरनेट के तौर पर इन्हें तंबाकू दिया गया और फिर एक टोबैको बोर्ड बना दिया गया है। अब टोबैको बोर्ड में देखें कि कितनी कंपनियां हैं जो वहाँ पे रजिस्टर्ड हैं, मगर उसमें से टैक्स पेयर कंपनियां सिर्फ 2 बड़ी हैं। इस पूरे सिनेरियो में देखें तो पाकिस्तान में जब से दुनिया भर में WHO ने ये पाबंदी लगाई कि सिगरेट सेहत के लिए मुजिर है तो इस पर टैक्स बढ़ाया जाए, तो पाकिस्तान में भी ये टैक्स बढ़ा है। पाकिस्तान में टैक्स बढ़ते बढ़ते तकरीबन दुनिया के लेवल पर आ गया है, मगर इस पे जो पैरेलल इकोनॉमी है और ये जो तंबाकू के जो ऐसे खरीदार हैं कि जो अपने खरीदने के बाद जो है इसको मुख्तलिफ ब्रांड्स के तौर पे, जिनको आमतौर पे हम मर्दान ब्रांड कहते हैं, इसमें तब्दील करते हैं। ये अनरजिस्टर्ड ब्रांड है, इनके जो पेपर्स हैं वो इंपोर्ट होते हैं और इंपोर्ट होने के बाद ये केपी में बहुत सी फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, आजाद कश्मीर में लगी हुई हैं और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में ये फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, जो कि आपको जो सिगरेट का पैकेट है वो 100 रुपए से लेके 50 रुपए पे कीमत लगी होती है, मगर वो 20 रुपए 30 रुपए में मिल रहा होता है। अच्छा राजा साहब, इसकी बड़ी मार्केट शहर है या इसका मजाफाती इलाके इसकी बड़ी मार्केट है? क्योंकि मैंने ये सुना है कि जिस तरह से जब कराची से बाहर निकलेंगे तो आपको ये सिगरेट आसानी से मिलेंगे, फिर जब आप किसी शहर में दाखिल हो जाएंगे तो वहां शायद कानून की अमलदारी हो, तो आपकी क्या रिसर्च है? देखिए शहरों में जो स्लम्स हैं वो इसकी मार्केट है बहुत बड़े, क्योंकि वहां पे कानून की अमलदारी नहीं होती, वहां पे जाके छापे नहीं मारे जा सकते। इसके अलावा जो छोटे इलाके हैं वहां पे बड़ी बड़ी होलसेल की मार्केट्स बनी हुई हैं इसकी, कि आप जाएं, आप जितने सिगरेट खरीदना चाहें। जाहिर है अगर पूरी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, होलसेल मार्केट भी होती होगी। राजा साहब, मैं दोबारा आपकी तरफ आऊंगा, एक ब्रेक यहाँ पर लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आएंगे तो इसी को दोबारा खींचेंगे मौजू को कि मामला आखिर है क्या, इसको रोका कैसे जाए, क्योंकि ये उस वक्त के साथ ज्यादती है कि जो लाखों करोड़ों अरबों रुपए टैक्स पे कर रहा है इस इंडस्ट्री के अंदर, महंगा सिगरेट खरीद रहा है, ये हर उस फर्द के साथ भी ज्यादती है जो महंगा सिगरेट खरीद रहा है और उसके साथ वाला ही उसी ब्रांड का सिगरेट जो है वो सस्ता खरीदता है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा बात करेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद। बात हो रही है उस पैरेलल इकोनॉमी के ऊपर के जो पाकिस्तान की मईशत को खोखला कर रही है। पाकिस्तान का टैक्स रेवेन्यू चोरी हो रहा है, नतीजे में साल के आखिर में जब हिसाब करने बैठते हैं तो पता लगता है कि खजाना खाली है, जो कुछ आया था वो तो दूसरे सुराख से निकल गया है। उमर कुरैशी साहब, ये सारी पैरेलल इकोनॉमी की बात हो रही है, आप नहीं समझते कि ये पैरेलल इकोनॉमी जो है ये मुल्क की जो मईशत है न सिर्फ उसके लिए खतरा है बल्कि कौमी सलामती के लिए भी खतरा है कि एक बंदा इसकी आमदन का कोई हिसाब ही ना हो, जाहिर है कि टैक्स जो है वो ठीक ठाक तरीके से ड्रेन हो रहा हो और सूरत-ए-हाल ये हो कि इतनी बड़े पैमाने पर जब हो तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में जो बड़ा हिस्सा है टैक्स का वो तो ऐसी हवा में उड़ जाए और हम FBR के आदाद शुमार के ऊपर ही रोते रहे कि जी टैक्स जमा नहीं हो रहा और हर बंदे को पकड़े, मैं अपने कैमरामैन को पकड़ूं, आप अपने ड्राइवर को पकड़े कि तुम टैक्स पेयर बन जाओ, लेकिन जो है वो जो बड़ी बड़ी मछलियां हैं वो आराम से घूमते रहे। जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि इसमें अगर इतना ज़्यादा आपका जो अमाउंट जो टैक्स में कलेक्ट नहीं हो रहा तो, और ये तो मतलब सिगरेट का तो मैंने आपको 44 अरब बताया, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, उनका अगर आप सब मिला लें तो काफ़ी हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ रुपीज़ होगा। तो ये जो है जब ये आदाद शुमार में है ही नहीं गवर्नमेंट के, तो ये किसी भी चीज़ के लिए यूज़ हो सकता है, मतलब जाहिर बात है क्राइम के लिए यूज़ हो सकता है, आपने कहा कि कौमी सलामती नेशनल सिक्योरिटी का इशू बन सकता है। और आपको तो पता ही है कि पाकिस्तान का आजकल बहुत इशू चल रहा है फैटिफ के साथ भी, तो ये बिल्कुल बहुत ज़रूरी है कि ये जो सारे आपके सेक्टर्स हैं, सेगमेंट्स हैं,
सारे जो इंडस्ट्रीज में इनको डॉक्यूमेंट किया जाए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें फिर दूसरे ममालिक पाकिस्तान पे उंगली डाल सकते हैं कि आपकी इकोनॉमी जो है, आप भी कह रहे थे कि एस्टिमेट क्या है, कुछ इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि तकरीबन 30 से 40% GDP का हिस्सा है, ये साइज है, इतनी बड़ी पैरेलल इकोनॉमी है पाकिस्तान की। तो आप अंदाज़ा लगा लेंगे कितना पैसा इसमें इन्वॉल्व है और उसका कोई ट्रैक ही नहीं है। मतलब ब्लैक इकोनॉमी है, हो सकता है कि कुछ सही चीज़ों पे भी खर्च हो रहा होगा, लेकिन अल्लाह ना करे, लेकिन कुछ गलत चीज़ों पे भी आसानी से खर्च हो सकता है, क्योंकि उसका कोई ट्रैक ही नहीं है। नहीं उमर साहब, ये आप कैसे कह सकते हैं कि सही चीजों में खर्च हो रहा होगा? एक गैर कानूनी आमदन है, जाहिर है कि वो बेशक मैं गाड़ी खरीद नहीं, मेरे नसीब को ठीक होगा। सही चीजों पे मतलब होता है ना कि मनी लॉन्ड्रिंग के लिए आप लेजिटिमेट जो सही बिजनेस होता है उस पर भी खर्च कर देते हैं। इस तरह मैं कह रहा हूँ, मैं वैसे नहीं कह रहा कि हाँ ये अच्छा, आप क्या समझते हैं इसका सोल्यूशन क्या होगा? क्या जो दूसरी इंडस्ट्री है जो लीगली जो है वो पे कर रही है, तमाम चीजें पे कर रही है, टैक्सेस पे कर रही है, टैक्स कलेक्ट करके दे रही है। देखिए ना, इंडस्ट्री सिर्फ टैक्स पे नहीं कर रही, अगर सिर्फ सिगरेट की इंडस्ट्री की बात करें, बल्कि हर चीज की बात करें, तो ये इंडस्ट्री सिर्फ टैक्स पे नहीं करती बल्कि कलेक्ट करके भी देती है हुकूमत को। तो उसके साथ ज्यादती नहीं है कि एक गैर कानूनी सिगरेट को आपने याद दी हुई है कि आप बेचते रहो, हम जो है वो मजे करें? जी जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। इसका मतलब हल तो सिर्फ काफ़ी सिंपल सा है, जो और भी मेहमान कह रहे हैं कि भाई जो लॉज हैं, जो टैक्सेशन की जो लॉज हैं जो अप्लाई करते हैं हर प्रोडक्ट पे, वो आप इम्प्लीमेंट करें, इन्फोर्स करें, सिंपल एज दैट। अब वो गवर्नमेंट करती नहीं है, कर नहीं पाती, जो भी वजूहत हैं, माफियाज इन्वॉल्व हैं, तो उनको माफिया से लड़ा जाता है। और भी ममालिक में आपने देखा होगा, जैसे इटली में माफिया तो वहां से आया है, लेकिन वहां पे अभी भी माफिया है, लेकिन वहां पे गवर्नमेंट कुछ करती है और टैक्स कलेक्ट करती है, और फिर आपने देख लिया कि वो टैक्स कलेक्शन फिर हम पे ही खर्च होता है ना, हमें ही लॉस रहेगा अगर टैक्स कलेक्ट नहीं होगा। तो जैसे कि एग्जाम्पल अगर सिगरेट का ले लें और कोई इंडस्ट्री का ले लें, तो उसमें भी जो कंपनीज इन्वॉल्व होगी, आई एम श्योर वो गवर्नमेंट को सजेशंस भी देती होंगी, गवर्नमेंट को पता भी होगा कि भाई करना क्या है, लेकिन वो पॉलिटिकल विल है और भी चीजें कि वो नहीं हो पाता, लेकिन करना है। और खासतौर पर कि करंट गवर्नमेंट ने तो कहा था कि हम करप्शन के खिलाफ हैं, तो ये भी एक तरह की करप्शन ही हुई ना, अगर आप टैक्स कलेक्ट नहीं कर पा रहे। बहुत बड़ी करप्शन है, बिल्कुल खुलेआम करप्शन है। हसन साबिर साहब, हम देखते हैं कि जब माफियाज अमल कर रहे होते हैं किसी भी सोसाइटी के अंदर, तो वो हर सेक्टर के ऊपर उन्होंने काबू पाया हुआ होता है। जहां जहां से उनके ट्रक ने गुजरना हो, जहां जहां से उनके शिपमेंट ने गुजरना हो, वहां वहां उन्होंने सारी सेटिंग बनाई होती है। कानूनी तौर पर भी इनको रिलीफ मिल रहा होता है? अगर देखें ये पकड़े नहीं जा रहे, इन पर केसेस नहीं बनाए जा रहे, तो रिलीफ ही दिया जा रहा है इनको, डीम टू बी, इसको आप यही समझेंगे ना, मैं भी यही समझूंगा। हम सिटीजन ऑफ पाकिस्तान जो टैक्स पेयर पर्सन हैं हम लोग, और हम रेगुलर टैक्स अदा कर रहे हैं, इवन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों टैक्सेस हम अदा करते हैं। तो जो लोग इनसे रूगर्दानी कर रहे हैं, जो टैक्सेस चोरी कर रहे हैं, और जो उनके साथ उनके अकम्प्लिसेस हैं ना, ये जो इदारे अगर आंख बंद करके बैठे हैं या फैसिलिटेटर बन गए उनके, तो ये देखें कानून की अमलदारी कराना हुकूमत की जिम्मेदारी। अगर कोई इदारा बिलफर्ज अगर एक इदारे की जिम्मेदारी यही है कि वो करप्शन को रोके, और वो करप्शन को रोकने में नाकाम है, तो उसको तमगा किस बात का दिया जाए? उसके जो भी उसका इंचार्ज है, जो उसका चीफ है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए ना, अगर उसका डिपार्टमेंट काम नहीं कर रहा। इसी तरह से स्मगलिंग रोकने के लिए ये जो प्रोटेक्टेड कॉपीराइट एक्ट के तहत या 2 नंबर मटेरियल तैयार करने वाले लोग हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जो अथॉरिटीज हैं, अगर वो अपने काम को, अपने जॉब को कंप्लीट करने में नाकाम है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए ना। यहाँ इतना बड़ा सोच समझ के एक बड़े अफसर को लगाया जाता है कि वो जी पूरे सिस्टम को जो है वो चेक रखेगा, उस पर बैलेंस रखेगा, उस पर कार्रवाइयाँ करेगा। अगर हर नाका, हर चुंगी, हर तहसील के अंदर वो डिस्ट्रीब्यूशन उसकी लाइन चल रही है, और एक प्रोडक्ट अगर स्मगल होके आया, वो कराची पोर्ट से या गवादर पोर्ट से कहीं से भी निकल के और वो चित्राल, गिलगित और बल्तिस्तान तक वो पहुंच गया है, तो देखें फिर तो ये नाकामी है ना, फिर ये हुकूमती नाकामी होगी, फिर एक इदारे की नहीं होगी, ये सिस्टम की नाकामी कहलाएगी। इसी तरह से अगर अभी भाई ने बताया कि जी पेशावर में, सिंध में, पंजाब में, जहाँ जहाँ पर भी ये प्रोडक्ट तैयार हो रहा है, 2 नंबर प्रोडक्ट या वो सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का प्रोडक्ट तैयार हो रहा है, तो वहाँ से भी तो तरसील आ रही है। कराची के अगर सबर्ब्स में बिक रहा है, या कोटा या पंजाब कहीं पे भी बिक रहा है,
तो उसकी तरसील का जो सिस्टम है उस पे देखिए जगह जगह रोक के गाड़ी तो चेक हो जाती है एक आम सिटीजन को चेक करके। ये तो शुक्र है कि आजकल वो निकाहनामे चेक करने छोड़ दिए, लोगों के फैमिलीज के साथ जाया करते थे तो वो गाड़ी के डॉक्यूमेंट चेक हो जाते हैं, उसके अंदर असला अगर चेक होता है और नारकोटिक्स चेक होती है। तो ये वाले प्रोडक्ट क्यों नहीं चेक हो सकते? कंटेनर में भर के आते हैं, ये कोई मतलब वो जेब में रख के तो नहीं ला सकता, इतना छोटा प्रोडक्ट तो नहीं है। ये तरसील अगर हो रही है तो कंटेनर्स में हो रही है और उन कंटेनर्स की जिसने रिकॉर्ड प्रोवाइड किया है उन सब तमाम के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो वो कार्रवाई जो करेंगे उसके ऊपर अगर कार्रवाई नहीं करी तो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव होना चाहिए कि अच्छा हसन साबिर साहब, अगर इस तरह का कोई काम कर रहा है, मिसाल के तौर पे कोई 2 नंबर सिगरेट 2 नंबर ब्रांड के नाम से बना रहा है, उसके लिए कानूनी तौर पर सजा क्या है? देखिए सिर्फ इसका बताइएगा, 2 नंबर सिगरेट 2 नंबर ब्रांड से, मिसाल के तौर पर मैं एक सिगरेट बना रहा हूँ जो पाकिस्तान के किसी इदारे के पास रजिस्टर्ड नहीं है, मैं एक दवाई बना रहा हूँ जो पाकिस्तान के किसी इदारे के पास रजिस्टर्ड नहीं है, मैं एक मोबाइल फोन बना रहा हूँ, मैं एक कोई ट्यूबलाइट ले लें, कैमरा ले लें, कोई भी चीज बना रहा हूँ जो किसी इदारे के पास रजिस्टर्ड नहीं है, मैंने उसका एक ब्रांड भी बना दिया बड़ा खूबसूरत सा, मर्दान ब्रांड अगर उसका नाम मैंने रख दिया है मर्दान.com, तो उसके हवाले से क्या सजा है कि अगर वो बंदा पकड़ा जाए? देखिए ये ना मुख्तलिफ कवानीन है इसके लिए। जैसे आपने दवाइयों के लिए कहा तो उसके लिए ड्रग कोर्ट मौजूद है, उसके लिए बिल्कुल एक अलग सेपरेट एंटिटी है, उसमें ड्रग के इंस्पेक्टर्स जाके इंस्पेक्शन करेंगे, ड्रग लेबॉर्ट्री को भेजेंगे, उसके बाद उसके सैंपल्स ड्रॉ होंगे। वो अगर सब स्टैंडर्ड है, 2 नंबर दवाई है, उसकी एफिकेसी ठीक नहीं है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। वो रजिस्टर भी तो नहीं है ना ड्रग के पास? डेफिनेटली रजिस्टर नहीं होगी, जब भी तो उसके ऊपर रेड होगी। तो ड्रग के लॉज अलग हो गए। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के ऊपर आ जाता है, ब्रांड के ऊपर आ जाता है, तो उसके लिए कॉपीराइट एक्ट के तहत कवानीन के तहत उनके लिए FIA की कोर्ट्स अलग बनाई गई हैं जो कॉपीराइट के तहत काम कर रही होती हैं। तो सबके लिए एक अलग अलग सजाएं तजवीज़ की गई हैं और सब कवानीन में अलग अलग तरीकों से उनके ऊपर रेड, उनके ऊपर कार्रवाई, उनके ऊपर आगे फर्दर प्रोसीजर सब डिफाइन किया गया। सजाएं हैं कानून के अंदर सजाएं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई आप, इसमें इतनी सख्त सजाएं नहीं है जितनी की होनी चाहिए। उसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर जाना चाहिए, उसका मैं ये सजेस्ट करूंगा अगर एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ कि ऐसे लोगों को पहली गिरफ्त में ही इस कदर बड़ी सजा मिलनी चाहिए। उनके साथ कोई किसी किस्म का कोई लिवरेज, कोई किसी किस्म का बेनिफिट नहीं उनको डाउट का देना चाहिए कि ये पहली दफा आया है, फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, नहीं मिलना चाहिए भाई। उसको पहली दफा में ही अगर इस सारे सिस्टम का कलाकमा करना है तो फर्स्ट टाइम में ही उसको सजा इतनी सख्त दी जाए कि वो दोबारा वो या उस जैसे और सोच के माइंडसेट के लोग कभी ये कार्रवाई ना कर सके। देखिए लाइफ सेविंग ड्रग्स के ऊपर यहाँ 2 नंबर अद्वियात मिल रही हैं, यहाँ ये सिगरेट एक जहर है उसको 2 नंबर तरीके से दिया जाए। और बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, स्किन प्रोडक्ट्स हैं, दवाइयों की, हम सिर्फ पीने वाली और या खाने वाली दवाइयों के अलावा भी जो हम अपने स्किन के ऊपर लगा रहे हैं, आप ये देखें कि आजकल इतने हर्बल प्रोडक्ट्स हैं वो 90% रजिस्टर नहीं है। हर्बल प्रोडक्ट हर एक दिन के बाद एक नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है और वो शायद सिर्फ और सिर्फ एक हमें कॉम्प्लेक्सिटी ये है कि रंग गोरा करना है और वो रंग गोरा करने वाली क्रीम, उससे आप ये देखेंगे उसके साइड इफेक्ट्स कितने खवातीन और मर्द और यंग बच्चों के ऊपर आ रहे हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। आप जरा स्किन डिजीज के बारे में आपने भी मालूमात रखी हुई है कि कितने हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जो स्किन डिजीज से भर गए, तो वो उसके बारे में कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। तो ये प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी जिन इदारों की है, जिन लोगों की है वो करने में नाकाम हुए, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। उनके खिलाफ भी वही केसेस बनने चाहिए जो मेन प्रिंसिपल एक्यूज के हों, ताकि ऐसे अकम्प्लिसेस जो पार्टनर इन क्राइम बन गए हैं उन इदारों के साथ, वो इदारे भी पार्टनर इन क्राइम है और जो लोग ये ऐसी चीजें तैयार कर रहे हैं या स्मगल कर रहे हैं या तैयार करके इस मार्केट में, पाकिस्तान की मार्केट्स में बेच रहे हैं, ये सब क्लब टुगेदर है और पार्टनर इन क्राइम्स हैं। अच्छा राजा साहब आपकी तरफ आते हैं। राजा साहब आप पूरा सिस्टम बता रहे थे, ये सिस्टम सिर्फ KPK से डील हो रहा है या सिंध के भी कुछ इलाके, पंजाब के भी कुछ इलाके, बलूचिस्तान के भी कुछ इलाके इसके अंदर पार्टनर है? खासतौर पर अगर सिगरेट की बात की जाए और मजमूई तौर पर बता दीजिएगा कि गैर कानूनी जो आमदोरफ्त हो रही है पाकिस्तान में, उसके कौन कौन से रास्ते हैं? देखिए गैर कानूनी आमदोरफ्त के रास्ते तो वही है, तोरखम बॉर्डर है, इसके अलावा अफगान ट्रांजिट ट्रेड एक बहुत बड़ा मसला है जिसमें आ रहे हैं। इसके अलावा शिपिंग के जरिए बहुत ज्यादा आ रहे हैं। आप अगर इब्राहिम हैदरी की तरफ जाएं तो प्राइवेट जेटीज बनी हुई है जिस पर ये माल कश्तियों से उतारा जाता है और ये कराची में सप्लाई कर दिया जाता है जो स्मगल्ड सिगरेट्स हैं। अगर मैं आपको मजमूई तौर पर बताऊं फवाद साहब के पाकिस्तान में 80 अरब स्टिक्स, ये जो एक सिगरेट की स्टिक होती है, ये साल में पी जाती हैं और ये जो फिगर है ये गुज़िश्ता 4-5 से 80 से 82 अरब के दरमियान फिक्स है। इसका मतलब ये है कि टैक्सेशन से आपने जो हासिल करना था वो हासिल कर लिया है। अब टैक्सेशन में आप इजाफा करते हैं तो स्टिक्स की तादाद वही रहती है,
इलिसिट बढ़ जाता है, जो कि 33% हो गया। तो 33 अरब जो स्टिक्स हैं वो गैर कानूनी इस्तेमाल हो रही है। 33 अरब स्टिक्स बनाना एक बहुत बड़ा काम है, इसके लिए बहुत बड़ी मशीनरी रिक्वायर्ड है, जो मशीनरी सिंध में कहीं लगी हुई है और केपी में लगी हुई है और इसके अलावा लगी हुई है। इसके लिए एक हल दिया था जो सबका हुकूमत थी नून लीग की, और उसमें कहा था कि बार कोडिंग कर दी जाए, यानी सिगरेट का जो भी पैकेट निकल रहा है उस पर एक मखसूस कंपनी बैठे और उस पर एक बारकोड डाल दे। उस बारकोड को जैसे ही आप स्कैन करेंगे आपको पता लग जाएगा कि ये सिगरेट कानूनी है या गैर कानूनी है। लेकिन चीचा वतनी के अंदर कौन बारकोड चेक करेगा? उसको खैरपुर, सांगड़ और नुशुर फिरोज और दादू, यहाँ पर कौन जाएगा बारकोड चेक करने? सारे असल आप बता भी ये रहे कि इनकी मार्केट भी वही इलाके ज्यादा है। खुद आपने लिखा कि जब आप यहाँ कराची से निकले तो आपको ये सिगरेट मिला, तो कराची के अंदर तो शायद 2 नंबर सिगरेट तो बिक जाता हो कि जो किसी ब्रांड के नाम पर उसके पैकेट को, मतलब वो पैकेट किसी 2 नंबर तरीके से बिक रहा हो, वही पैकेट जो है वो उसकी कोई कॉपी बना के बेच रहा हो। लेकिन ये जो ब्रांडेड सिगरेट है, देखे ना, ऑफेंस तो खुलेआम हो रहा है। ब्रांडेड की अगर हम बात करें तो ये तो यहाँ से बारकोड लगा दें या आप उसके ऊपर चिप लगा दें या उसके ऊपर सिम कार्ड भी लगा दें, तो उसका तो कोई पाकिस्तान में अभी देखिए जो भी सिगरेट पड़ा हुआ है ना मार्केट में, उसके ऊपर तमाम लीगल जो वो अमल है वो पूरा हुआ होता है। उस पर जो बाकी तमाम चीजें वो लिखी होती हैं, कीमत उस पर असल लिखी होती है, मगर उसमें ये नहीं पता लगता कि हमने टैक्स दिया हुआ कि नहीं दिया हुआ। जब उस पर बारकोडिंग हो जाएगी तो ये पता लग जाएगा कि ये कहाँ बना था, किस फैक्ट्री में बना था, ये जाली है या असली है। जिस पर बारकोडिंग नहीं होगी वो ऑटोमेटिकली वो जाली करार दे दिए जाएंगे और वो तमाम के तमाम मार्केट से हटाना आसान होंगे। उसके लिए अगर आप एक ड्राइव करेंगे, 2 ड्राइव करेंगे, 3 ड्राइव करेंगे तो ये मार्केट आसानी से टैप हो सकेगी। मगर इसमें एक और मसला भी ये है कि जो कंपनियां, जो बड़ी कंपनियां कहलाती हैं, वो खुद अदालत में गई हुई हैं और इसके खिलाफ उन्होंने स्टे लिए हुए हैं और अदालत के जो फैसले हैं कि इसकी जो दोबारा वो करवाई जाए, क्या कहते हैं, नीलामी की जाए इसकी, जो बारकोडिंग के हवाले से मशीनरी आनी है और ये बारकोडिंग होनी है। जाहिर है वो उसका प्रोसीजरल इश्यूज है ना राजा साहब, वो तो रहते हैं ना। जाहिर है कि आप कहते हैं कि जी लाइट यहाँ से पड़नी चाहिए, मैं कहूँ लाइट यहाँ से पड़नी चाहिए। प्रोसीजरल इशू के बाद ये 3 साल से ये मामले पर अमल दरामद ही नहीं हो पा रहा कि बारकोडिंग आए और ये हम इलिसिट और नॉन इलिसिट सिगरेट्स को तमीज कर सके, कम से कम शहरों में तमीज हो सके। एक चीज ऐड करना चाहूंगा, हमारी जो मार्केट है उसको सर्वे भाई ने भी किया है, यहाँ बहुत बड़ी तादाद है सिगरेट की पीने की जो यंगस्टर्स में, और अगर आपने जितने पान के खोखे देखे वहाँ लूज सिगरेट सबसे ज्यादा बिकता है। तो वो बार कोडिंग अगर हो भी जाएगी पैकेट के, वो पैकेट तो हाथ में ही नहीं आता, इसलिए क्योंकि वो जो प्रेफर करता है ये जो पान का खोखा वाला या सिगरेट खोखा वाला है, वो प्रेफर करता है कि वो लूज सिगरेट, क्योंकि वो महंगा बेच रहा होता है। इसके अलावा पैकेट जो है जिसको हम आम जबान में पॉकेट कहते हैं, वो पॉकेट खरीदने वाले तो चंद लोग होते हैं जिनकी जेब में 500 रुपए, पता नहीं मुझे तो सिगरेट की उसकी सही रेट भी नहीं पता, जिसके बाद 400-500 रुपए होंगे वही खरीदेगा ना। गरीब आदमी तो कहता है कि जी 2 बीड़ी दे दो, एक सिगरेट दे दो, और वो जो मुख्तलिफ सस्ते ब्रांड्स के सिगरेट खरीदे जाते हैं। चले एक ब्रेक लेते हैं, यहाँ पे दोबारा आते हैं हम और इस पूरे को कंक्लूड करते हैं कि किस तरीके से क्या कानून साजी होनी चाहिए, क्या हिकमत अमली होनी चाहिए कि इस पूरी गिरे इकोनॉमी को जो है वो किसी तरीके से एक टनल के अंदर लाकर उस टनल का दरवाजा बंद किया जा सके। आफ्टर शॉर्ट ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुश आमदीद। गैर कानूनी सिगरेट फरोख्त हो रहे हैं, गैर कानूनी इलेक्ट्रॉनिक आइटम फरोख्त हो रहे हैं, गैर कानूनी पेट्रोल, ऑयल, हर चीज फरोख्त हो रही है मार्केट में, कोई रोकने वाला नहीं है। रियासत के अंदर एक रियासत है, सारी डिस्कशन हमने की, इसका सोल्यूशन क्या होगा, किस तरीके से इन चीजों को रोका जाएगा। उमर कुरैशी साहब, किस तरीके से इन चीजों को रोकेंगे हम कि पाकिस्तान का रेवेन्यू भी नुकसान ना हो और खासतौर पर लोगों की सेहत के साथ खलवाड़ ना हो, खासतौर पर लोग जो चीज खरीद के लाए ऐसा ना पता लगे कि मैं एक इस्त्री खरीद कर लाया हूं, उसके ऊपर जिस ब्रांड का नाम लिखा है, जब मैं इस्त्री करने लगूं तो मेरे कपड़े भी जल जाए और इस्त्री भी ना हो सके। जी, इसका सोल्यूशन काफ़ी सिंपल है कि आप जो सारे आपके जो लॉज हैं एप्लीकेबल जो इन चीज़ों पे, उनको आप इन्फोर्स करें विदाउट फियर ऑफ फेवर। गवर्नमेंट को किसी पॉलिटिकल दबाव में नहीं आना चाहिए, किसी को फेवर नहीं देना चाहिए, और ये कोई एक वन टाइम चीज़ नहीं है, ये मतलब कंसिस्टेंटली आपको करना पड़ेगा, तभी जाके आपका फिर अगर आप करते रहेंगे तो फिर भी आपको फ्यूचर में जाके रेवेन्यूज आपके अच्छे होंगे और वही फिर खर्च होंगे। और जहाँ तक कि सिगरेट की बात रही तो इसमें स्मगलिंग को आपको रोकनी है, और भी जो इंडस्ट्रीज में आते हैं स्मगलिंग को रोकें, और जो लोकल जो ब्रांड जो बन रहे हैं 2 नंबर के, उनको पकड़ें, उनको रोकें। और वो यही है कि मतलब जैसे मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ कि काफ़ी हद तक गवर्नमेंट को पता होता है कि कहाँ बन रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं, कहाँ बिक रहे हैं, तो वो ये कि उनको इम्प्लीमेंट करना ही है। और ये जो माफियाज उनके अंदर भी जो हैं, इदारों के अंदर भी हैं, उनको भी पकड़ना है। जैसे जो आपके मेरे दोस्त जो लॉयर साहब हैं उन्होंने कहा है कि उनको भी पकड़ के उनको भी पनिशमेंट देनी है, और आपके जो फाइन और पेनल्टीज हैं उनको भी थोड़ा ज़रा स्ट्रिंजेंट करना है।
अच्छा, वही मुझे एक चीज बताइएगा, कि आम आदमी की क्या जिम्मेदारी जी, है, जी। वो किस तरीके से इन चीजों के खिलाफ अपना किरदार अदा कर सकता है? देखिए, आम आदमी की जिम्मेदारी का एक मैं कनेक्शन आपको बता के दे दूं कि अगर आप फर्ज, जैसे आपने भी कहा था ना कि कोई जाली चीज बिक रही है, अगर आप फर्ज करें लिपस्टिक ले लें, कॉस्मेटिक्स ले लें, क्रीम ले लें, सिगरेट ले लें, तो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती, ठीक है। अगर आप क्रीम अपनी स्किन पे लगाएंगे तो वो जो सही क्वालिटी की नहीं होगी, तो उस पर आपको प्रॉब्लम हो सकता है, स्किन पे धब्बा आ जाएगा, स्टेन आ जाएगा, जो भी आएगा, हेल्थ इशू हो जाएगा। सिगरेट का भी यही है कि ठीक है, सिगरेट सेहत के लिए मुज़िर ज़रूर हैं, लेकिन अलाउड है पाकिस्तान के लॉज में। सो जो क्वालिटी स्टैंडर्ड है एटलीस्ट उस पे तो आए, ये नहीं कि बिल्कुल ही स्टैंडर्ड से हट के कोई चीज़ बिक रही है, उसका ना कोई डॉक्यूमेंटेशन, ना कोई उसका पूछने वाला है, तो इस तरह ये इम्पैक्ट करता है जो लोग कंज्यूम करते हैं। ये आई थिंक मीडिया को ज़रूरी है चीज़ और अवेयरनेस इंक्रीज करने के लिए कि भाई बहुत सारे लोग होते हैं ना कि भाई हमें तो सस्ता सिगरेट बिक रहा है, ठीक है, लेकिन अगर आपको सस्ता सिगरेट बिक रहा है और गवर्नमेंट की लीगल प्राइस है 65 रुपए, आपको 30 रुपए में बिक रहा है, तो भाई क्यों बिक रहा है? उसमें मतलब हो सकता है कि बिल्कुल ही कोई वो मतलब मेडिसिन, आप फेक मेडिसिन का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं कि भाई अगर आपको कोई सस्ती चीज़ बिक रही है, जरूरी नहीं है कि वो अच्छी हो, खासतौर पर अगर आप वो कंज्यूम कर रहे हैं चीज़, तो ये इसमें आम आदमी का बहुत इसमें इंपॉर्टेंट रोल है। चले, अच्छा हसन साबिर साहब, आप क्या समझते हैं, कानून किस तरीके से अमल कर सकता है, किस तरीके से चीजों को ठीक किया जा सकता है सारी स्मगलिंग के हवाले से? देखें, स्मगलिंग के हवाले से तो बात की मैंने, और मैंने ये भी अर्ज किया आपसे कि इसके अंदर कानून इतना सख्त कर दिया जाए कि जो इदारे इसमें फैसिलिटेटर बन गए उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। एक इदारा है पाकिस्तान स्टैंडर्ड क्वालिटी कंट्रोल के नाम से, जिसका काम ये है कि पाकिस्तान में बिकने वाला हर प्रोडक्ट, चाहे वो ह्यूमन कंजम्पशन का हो या और किसी सिलसिले का हो, उसका ये काम है उस इदारे का कि वो पहले उससे पास करवाया जाए। बिल्कुल ठीक है, लैब रिपोर्ट है, वो लैब रिपोर्ट देगा कि भाई ये ह्यूमन कंजम्पशन के लिए ठीक भी है या नहीं है, या ये प्रोडक्ट हमारे पास पाकिस्तान में होना भी चाहिए नहीं होना चाहिए। वो इदारा क्या कर रहा है, वो कैसे जो सर्टिफिकेट इशू कर रहा है, उस इदारे के खिलाफ। देखिए, यहाँ इदारों के खिलाफ ही नहीं बात हो रही ना, यहाँ इदारे के खिलाफ अगर बात करते हैं तो वो कहते हैं कि जी हमें जो चीज प्रोडक्ट दी गई थी वो ठीक है। उसका काम है उन दुकानों के ऊपर रेड करे जाके जो ये प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। बिल्कुल ठीक। उसका काम सिर्फ एयर कंडीशन दफ्तर में बैठकर एक सर्टिफिकेट के ऊपर साइन करने का नहीं है कि मेरे पास लैब में ये एक बॉटल के अंदर ये पानी आया था और मैंने इसको टेस्ट कर लिया। भाई अगर वो हो सकता है उसने आपको जो है वो आबशार का साफ शफाफ पानी झरने से लाके दे के पास करा लिया, उसके बाद उसने गटर मिला पानी जो है, गटर मिला पानी उसने जाके बेचना शुरू कर दिया। भाई आप कब निकलोगे, कब इस मुल्क को जो है वो इन माफिया से आजाद कराओगे? यानी कि आप समझते हैं कि एक नहीं बहुत सारे इदारे इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, सबके खिलाफ ही कार्रवाई होनी चाहिए। राजा साहब, आप क्या कंक्लूड करेंगे, क्योंकि आप जमीनी हकायक को जानते हैं, उस सूरत में कि आप मौजूद हैं, आपने देखी है सारी चीजें क्या हो रही हैं, आप इस पर रिसर्च कर रहे हैं, क्या चीज काबिल अमल होगी? साहब देखें, इससे इकोनॉमी को और रेवेन्यू को कितना नुकसान हो रहा है। $2.5 अरब सालाना जो है इससे रेवेन्यू को नुकसान होता है। सिर्फ 11 अशिया जो स्मगल हों, अगर उनकी स्मगलिंग रोक दी जाए, जिसमें डीजल है, जिसमें गाड़ियां हैं, जिसमें टायर हैं, जिसमें कॉस्मेटिक्स हैं, प्लास्टिक है, टेलीविजन है, स्टील शीट्स हैं और दीगर इंडस्ट्रियल मसनूआत हैं। ये एफबीआर की अपनी स्टडी कह रही है। अगर एफबीआर की अपनी स्टडी कह रही है तो भाई इसको रोकने के लिए एफबीआर ने इकदाम क्या किए हैं? हम देख रहे हैं कि फाइनेंस बिल में मुस्तकिल ये चीजें आ रही हैं, मगर ये हल नहीं हो रही है। फिर जो इलीगल पैसा होता है जो आउट ऑफ इकोनॉमी, आउट ऑफ डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी होता है, ये फिर इलीगल कामों के लिए होता है। हम देख रहे हैं कि मर्दान ब्रांड और हम देख रहे हैं कि केपी में ये तमाम जो सिगरेट्स है ये बनाए जा रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि वहां पर हमें जो अमनो अमान के मसाइल का सामना हुआ है माजी करीब में, जिसमें हमने वॉर टेरर लड़ी है, FATF के जो हमने मसाइल देखे हैं, वो तमाम के तमाम हमें वहीं से मिलते हैं जो इलीगल पैसा है। तो हमें अपने इलीगल पैसे को हल करने के लिए जो FATF के हमारे इकदाम हैं उसको बहुत सख्ती से अमल दरामद, उसको यहाँ पर भी अमल दरामद करना चाहिए। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम से आज के लिए इतना ही, अगले प्रोग्राम तक याद दीजिए।